आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसे तो ढेरों जानकारी पढ़नी पड़ती है। लंबे लंबे लेख, रिपोर्ट्स, अरे कभी कभी तो पूरी पूरी किताबें। हम्म। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इतना सब कुछ पढ़ना एआई के लिए कितना मुश्किल, कितना धीमा हो सकता है, हम्म। खासकर जब टेक्स्ट बहुत लंबा हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आजकल। तो आज हम ना एक ऐसी नई तकनीक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो इसी मुश्किल को आसान बनाने का दावा करती है। हम्म। हमारे पास लिंग टीम का एक तकनीकी रिपोर्ट है। अच्छा। हाँ, शीर्षक है एवरी अटेंशन मैटर्स, एन एफिशिएंट हाइब्रिड आर्किटेक्चर फॉर लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग। हम्म। ये लिंक टीम एंट ग्रुप से जुड़ी लगती है। हम्म। तो आज का अपना मिशन क्या है? ये समझना कि भाई ये रिंग लीनियर मॉडल आखिर हैं क्या भला, क्यों जरूरी हैं ये लंबी चौड़ी जानकारी समझने के लिए, और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर की रफ्तार और खर्च मतलब एफिशिएंसी उसको कैसे बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि एआई अब पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल काम कर रहा है। सही। आप सोचिए, लंबे दस्तावेजों का सार निकालना है या कोड लिखना है या फिर एक असिस्टेंट की तरह काम करना है। इन सब कामों के लिए जानकारी को तेजी से और कम खर्चे में प्रोसेस करना बहुत जरूरी हो गया है। हम्म। और ये रिंग लीनियर मॉडल ये इसी दिशा में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कोशिश लगती है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये जो मौजूदा एआई मॉडल हैं, जैसे हम्म। ट्रांसफॉर्मर हम्म। जिनकी इतनी बात होती है, इन्हें लंबे टेक्स्ट के साथ दिक्कत क्या आती है, मतलब प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली? देखिए, जो मुख्य प्रॉब्लम है ना, हम्म। वो उनके काम करने के तरीके में है। हम्म। एक चीज होती है अटेंशन मैकेनिज्म, हाँ, सुना है। और उसमें भी स्पेशली सॉफ्ट मैक्स अटेंशन। अब आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक बहुत मोटी बहुत लंबी किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है। लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। अरे बहुत ज्यादा, मतलब इरिटेटिंग हो जाएगा। बिल्कुल। तो सॉफ्ट मैक्स अटेंशन कुछ कुछ ऐसा ही करता है। जैसे जैसे टेक्स्ट लंबा होता जाता है ना, उसे समझने के लिए जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। तकनीकी भाषा में इसे क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ON²D। मतलब टेक्स्ट 2 गुना लंबा हुआ तो मेहनत 4 गुना बढ़ गई। ओह, 4 गुना। हाँ, और साथ ही उसे हर जानकारी को याद रखने के लिए बहुत सारी वर्किंग मेमोरी चाहिए होती है। उसे केवी कैश कहते हैं। केवी कैश, हाँ। वो मेमोरी भी टेक्स्ट की लंबाई के साथ बढ़ती ही जाती है। तो नतीजा क्या होता है? प्रोसेस धीमा हो जाता है, महंगा हो जाता है। लंबे टेक्स्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। समझ गया। तो ये तो सचमुच एक स्पीड ब्रेकर जैसा है। हाँ। मतलब एआई के लिए लंबी कहानियां, रिसर्च पेपर या कोड समझना मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। एग्जैक्टली। तो क्या इसका कोई हल है? कोई ऐसा तरीका जिससे एआई बिना थके और तेजी से लंबी चीजें पढ़ सके? हाँ, बिल्कुल है। एक तरीका है जिससे लीनियर अटेंशन कहते हैं। लीनियर अटेंशन। लीनियर अटेंशन, ओके। हाँ, ये सॉफ्टमैक्स से अलग है और ज्यादा कुशल है, एफिशिएंट। इसकी कैलकुलेशन का बोझ टेक्स्ट की लंबाई के साथ धीरे धीरे ही बढ़ता है, लीनियर तरीके से। अच्छा, मतलब वो क्वाड्रेटिक वाला जंप नहीं है इसमें? नहीं, वो नहीं है। इसे लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, O(n²). तो टेक्स्ट 2 गुना लंबा हुआ तो मेहनत भी लगभग 2 गुनी ही बढ़ी, 4 गुना नहीं। ये तो बेहतर है काफी। हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे जानकारी याद रखने के लिए लगातार एक जैसी मेमोरी चाहिए होती है, कांस्टेंट स्टेट मेमोरी, चाहे टेक्स्ट कितना भी लंबा क्यों ना हो। अरे वाह, मतलब मेमोरी की जरूरत बढ़ती नहीं है? नहीं बढ़ती टेक्स्ट लेंथ के साथ। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किताब पढ़ते हुए हर पेज के बाद बस एक छोटा सा नोट या समरी बनाते जा रहे हैं, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता। हम्म। आप पूरी किताब बार बार नहीं देख रहे हैं, बस अपने उस छोटे से नोट को अपडेट करते रहते हैं। आजकल कुछ नए एआई मॉडल आए हैं, रेटनेट, लाइटनिंग अटेंशन, माम्बा, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ओके। और ये लंबे टेक्स्ट को संभालने में काफी बेहतर हैं सॉफ्टमैक्स से। ठीक है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये लीनियर अटेंशन इतना तेज और कुशल है, तो फिर सारे एआई मॉडल इसी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? मतलब सॉफ्टमैक्स या उससे मिलते जुलते तरीकों की जरूरत ही क्यों है फिर? हम्म, अच्छा सवाल है। देखिए, क्योंकि लीनियर अटेंशन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कमियां हैं। अच्छा, क्या? ये तेज तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमेशा उतना सटीक, उतना एक्यूरेट नहीं होता। खासकर जब बात किसी लंबे टेक्स्ट में से कोई बहुत बारीक या स्पेसिफिक जानकारी ढूंढ निकालने की हो। रिट्रीवल टास्क जिन्हें कहते हैं। ओके, रिट्रीवल में दिक्कत है। हाँ। और जो बहुत बड़े मॉडल होते हैं ना,
जहाँ बहुत गहरी समझ की जरूरत होती है, वहाँ अकेला लीनियर अटेंशन कभी-कभी सॉफ्ट मैक्स अटेंशन जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सॉफ्ट मैक्स भले ही धीमा हो, लेकिन वो कुछ जरूरी रिश्तों और बारीकियों को पकड़ने में बेहतर है। अच्छा, तो मतलब स्पीड है पर शायद थोड़ी समझ कम, ऐसा कह सकते हैं। कुछ खास कामों के लिए हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ी सटीकता कम हो सकती है। यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये रिंग लीनियर मॉडल क्या करते हैं फिर? जैसा नाम से लग रहा है, क्या ये दोनों को मिलाते हैं, रिंग और लीनियर? बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा आइडिया है। रिंग लीनियर मॉडल एक हाइब्रिड तरीका अपनाते हैं, मिला जुला। हाइब्रिड, ओके। ये लीनियर अटेंशन की स्पीड और कम मेमोरी की जरूरत को सॉफ्टमैक्स अटेंशन की सटीकता के साथ मिला देते हैं। वैसे सॉफ्टमैक्स की जगह ही उसका एक कुशल रूप इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्रुप्ड क्वेरी अटेंशन GQA कहते हैं। GQA, ये भी सुना है। हाँ, GQA सॉफ्टमैक्स की तरह सटीक है, लेकिन उससे थोड़ा तेज और कम खर्चीला है। तो ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसा हो गया। अच्छा, तो कैसे, मतलब ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? तो सोचिए, आप किताब का तेज वाला सारांश लीनियर अटेंशन तो बना ही रहे, हाँ, लेकिन बीच-बीच में कुछ बहुत जरूरी हिस्सों या पैराग्राफ्स पर आप रुककर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो GQA वाला ध्यान, ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। इंटरेस्टिंग। तो कुछ लेयर्स लीनियर, कुछ GQA। हाँ, बिल्कुल। ये हाइब्रिड तरीका स्पीड और सटीकता के बीच एक स्मार्ट संतुलन बनाता है। आपको दोनों का फायदा मिलता है, बिना एक के लिए दूसरे को पूरी तरह कुर्बान किए। ये तो बहुत ही मतलब चालाकी भरा तरीका लगता है। अच्छा, रिपोर्ट में 2 मॉडल बताए गए थे, रिंग मिनी लीनियर 2.0 और रिंग फ्लैश लीनियर 2.0। इनके साइज अलग-अलग हैं शायद। हाँ, एक 16 अरब पैरामीटर का है, दूसरा 104 अरब का। तो ये अंदर से कैसे बने होते हैं? ये हाइब्रिड बनावट काम कैसे करती है लेयर्स के लेवल पे? हाँ, तो इनकी बनावट में कई परतें होती हैं, लेयर्स। अब बिल्डिंग के फ्लोर्स समझ लीजिए। ठीक है। इन फ्लोर्स को समूहों में, ग्रुप्स में बांटा गया है। हर ग्रुप में ज्यादातर परतें तेज वाले लीनियर अटेंशन का इस्तेमाल करती हैं। ओके। जैसे जो बड़ा वाला फ्लैश मॉडल है, उसमें हर 7 लीनियर अटेंशन परतों के बाद एक परत ज्यादा सटीक वाले GQA का इस्तेमाल करती है। 7 के बाद एक GQA। हाँ, और छोटे वाले मिनी मॉडल में ये अनुपात 1 GQA प्रति 4 लीनियर परतें हैं। तो ये रेशियो जैसे 1.7 या 1.4 ये सोच समझकर चुना गया है, ताकि स्पीड और क्वालिटी का सही तालमेल बना रहे। समझ गया। तो लीनियर ज्यादा, GQA कम, लेकिन जरूरी जगहों पर। बिल्कुल। इसके अलावा इनमें एक और स्मार्ट तकनीक इस्तेमाल होती है, जिसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं, मोई। हाँ, मुई आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ, ये ऐसा है जैसे मॉडल के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे एक्सपर्ट बैठे हों, और हर सवाल के लिए सिर्फ वही एक्सपर्ट काम करते हैं जो उस टॉपिक के माहिर हों। अच्छा। इससे पूरे मॉडल को एक साथ काम नहीं करना पड़ता, तो रिसोर्स बचते हैं, मॉडल और कुशल हो जाता है। राइट। और साथ ही कुछ और डिजाइन ट्रिक्स भी हैं इसमें, जैसे ग्रुप्ड RMS नॉर्म है जो पैरेलल प्रोसेसिंग में मदद करता है, रोपे है जो शब्दों का क्रम समझने में मदद करता है, और हेडवाइज डिके है जो ये कंट्रोल करता है कि मॉडल पुरानी जानकारी को कितनी तेजी से फीका पड़ने दे। ये सब मिलकर मॉडल को तेज और कुशल बनाते हैं। तो ये सब तकनीकी बातें तो ठीक हैं, पर आम भाषा में इसका असली मतलब क्या है? मतलब एक डेवलपर या जो कंप्यूटर चला रहा है उसके नजरिए से इससे क्या बड़ा फायदा होता है? देखिए, सबसे बड़ा और सीधा फायदा है जबरदस्त बचत और रफ्तार, एफिशिएंसी गेन्स। बचत और रफ्तार, ओके, बताइए। पहला तो लागत में भारी कमी। ये मॉडल चलाने में बहुत सस्ते पड़ते हैं। कितने सस्ते? रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर हम एक सामान्य 32 अरब पैरामीटर वाले घने मॉडल, मतलब जिसमें मोई नहीं है, उसको चलाने के खर्च से तुलना करें, तो इन रिंग लीनियर मॉडल को चलाने का खर्च सिर्फ 110 रह जाता है। 10 गुना कम? सीरियसली? हाँ, और इनके ही पिछले बिना लीनियर अटेंशन वाले रिंग मॉडल से भी 50% से ज्यादा सस्ता। ये बहुत बड़ी बचत है, खासकर जब AI का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। वाकई 10 गुना कम खर्च, ये तो कमाल है। अच्छा, और इन्हें बनाने या सिखाने में, मतलब ट्रेन करने में कितना वक्त लगता है? क्या वो भी तेज हैं? दूसरा पॉइंट वही है, ट्रेनिंग स्पीड। हाँ, ट्रेनिंग भी काफी तेज है। इन्होंने गणित करने के लिए एक ज्यादा कुशल नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल किया है, FP8 कहते हैं उसे। FP8, हाँ। और लिंगे नाम का अपना बनाया खास सॉफ्टवेयर टूल भी इस्तेमाल किया है। ये टूल क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो कई छोटे-छोटे कैलकुलेशन के स्टेप्स होते हैं ना, उनको मिलाकर एक बड़ा तेज स्टेप बना देता है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल। नतीजा,
मॉडल को सिखाने की रफ्तार 50% से लेकर 77% तक बढ़ गई। मतलब मॉडल जल्दी तैयार होकर काम के लिए उपलब्ध हो जाता है। 50 से 77% तेज ट्रेनिंग, ये भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। बहुत बड़ा। और जब मॉडल तैयार हो गया और उसे इस्तेमाल करने की बारी आई, इन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, क्या वहां भी ये तेज हैं? तीसरा पॉइंट, इन्फ्रेंस स्पीड, इस्तेमाल की रफ्तार। बिल्कुल। खासकर जब लंबा टेक्स्ट इनपुट देना हो या लंबा जवाब चाहिए हो, तब ये मॉडल बहुत तेज साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियर अटेंशन को कम वर्किंग मेमोरी चाहिए होती है, वो केवी कैश या स्टेट मेमोरी। हाँ, वो कांस्टेंट रहती है, आपने बताया था। एग्जैक्टली। तो रिपोर्ट के मुताबिक लंबे टेक्स्ट पर ये दूसरे मॉडलों, खासकर बिना एमओई वाले सॉफ्टमैक्स मॉडलों की तुलना में जानकारी को समझने में यानी प्रीफिल में 8 गुना तक, 8 गुना? और जवाब बनाने में यानी डिकोड करने में 10 गुना तक तेज हो सकते हैं। 10 गुना तेज जवाब? हाँ, इसके अलावा छोटे सवालों के जवाब और तेजी से देने के लिए भी इन्होंने खास तरीके अपनाए हैं। स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग सपोर्ट है इनमें। कमाल है। मतलब हर तरफ से स्पीड और बचत। लेकिन इन मॉडलों को बनाना और फिर उन्हें सिखाना, खासकर जब उनमें मोए जैसी जटिल चीजें हों, आसान तो नहीं रहा होगा। क्या इस पूरी प्रक्रिया में टीम ने कुछ खास सीखा, कोई बड़ी चुनौती पार की? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी चीज़ सामने आई इस रिपोर्ट में। वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल ट्रेनिंग के दौरान आने वाली अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। आरएल ट्रेनिंग में दिक्कत? कैसी दिक्कत? होता क्या है, मान लीजिए आप मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए आरएल से ट्रेन कर रहे हैं, जैसे गणित के मुश्किल सवाल हल करना सिखा रहे हैं। हाँ। तो अक्सर एक समस्या आती है। मॉडल ट्रेनिंग के दौरान जैसा परफॉर्मेंस करता है ना, वैसा असल इस्तेमाल यानी इन्फ्रेंस के समय नहीं कर पाता। दोनों में फर्क आ जाता है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग इन्फ्रेंस असमानता या ट्रेनिंग इन्फ्रेंस डिस्पैरिटी। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग में अच्छा पर टेस्ट में गड़बड़। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये समस्या मोए जैसे जटिल मॉडल और ऐसे मॉडल जो लंबे लंबे जवाब बनाते हैं, लॉन्ग कोड कहते हैं इसे, उनमें और भी ज्यादा होती है। क्यों? ऐसा क्या होता है? सोचिए, जैसे एक छात्र परीक्षा की तैयारी घर पर अलग माहौल, अलग नियमों, शायद अलग तरह के कैलकुलेटर से करे, और परीक्षा हॉल में माहौल, नियम, कैलकुलेटर सब कुछ थोड़ा अलग हो। हाँ, तो फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर है, उसकी प्रदर्शन में फर्क आ सकता है। इसी तरह एआई मॉडल के साथ भी होता है। ट्रेनिंग और असल इस्तेमाल के दौरान कैलकुलेशन की बारीकियों में, मतलब प्रिसिजन में, या मेमोरी मैनेजमेंट में, या कुछ ऑपरेशंस के काम करने के तरीके में जरा सा भी फर्क होना तो नतीजा बदल सकता है और आरएल ट्रेनिंग अस्थिर हो जाती है, मॉडल ठीक से सीख नहीं पाता। ओह, ये तो बड़ी समस्या है। तो उन्होंने इस ट्रेनिंग और असल इस्तेमाल के बीच के फर्क को कैसे मिटाया? ये तो काफी मुश्किल लग रहा होगा, इतने सारे छोटे छोटे हिस्सों को एक जैसा करना। हाँ, मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत ध्यान से और सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। उन्होंने ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस प्रक्रिया के हर छोटे छोटे हिस्से को देखा। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, केवी कैश का, शब्दों का क्रम समझने वाला हिस्सा है, रोप, अटेंशन के तरीके हैं, मोई में एक्सपर्ट चुनने का तरीका है। इन सब को उन्होंने बिल्कुल एक जैसा कर दिया, अलाइन कर दिया। अच्छा, अलाइनमेंट। हाँ, उन्होंने पक्का किया कि ट्रेनिंग के समय मॉडल जिस तरह सोचता और कैलकुलेट करता है, ठीक उसी तरह वो असल इस्तेमाल के समय भी करे, बिना किसी अंतर के। कोई उदाहरण दे सकती हैं कैसे किया ये? हाँ, जैसे उन्होंने ये पक्का किया कि केवी कैश की मेमोरी में जानकारी ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों में एक ही लेवल की सटीकता से रखी जाए, मान लीजिए FP32 से। भले ही इन्फ्रेंस इंजन अक्सर कम सटीकता, जैसे BF16 इस्तेमाल करते हों। इसी तरह मोई में एक्सपर्ट चुनने का तरीका ऐसा बनाया जो हमेशा एक जैसा नतीजा दे, मतलब स्टेबल हो। इन सभी छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधारों को करने से ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच का अंतर लगभग खत्म हो गया। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि आरएल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्थिर और असरदार हो गई। रिपोर्ट में ग्राफ्स भी हैं, फिग 11, 12, 13, जो दिखाते हैं कि इस सुधार से कितना फर्क पड़ा। मॉडल लगातार बेहतर होता गया, बिना गड़बड़ किए। वाह! और दिलचस्प बात ये कि इस तालमेल के बाद उन्हें आरएल के मुख्य तरीके, जैसे PPO एल्गोरिदम, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़े, तो काम और आसान हो गया। ये सब बातें कम खर्च, तेज रफ्तार, स्थिर ट्रेनिंग सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या ये रिंग लीनियर मॉडल असल में काम भी अच्छा करते हैं? मतलब परफॉर्मेंस कैसी है? क्या ये मुश्किल सवालों के जवाब दे सकते हैं, तर्क कर सकते हैं? हाँ,
और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मेरे हिसाब से। बताइए। इतनी सारी बचत और रफ्तार बढ़ाने के बावजूद इन रिंग लिनियर मॉडलों ने परफॉर्मेंस के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। मुश्किल कामों में जहां गहरी समझ और तर्क की जरूरत होती है, ये मौजूदा बेहतरीन मॉडलों के बराबर या उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सच में बराबरी का प्रदर्शन? हाँ, रिपोर्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट, जिन्हें बेंचमार्क कहते हैं, उनके नतीजे दिए गए हैं। चाहे वो गणित के मुश्किल सवाल हल करना हो जैसे AMI ओलंपियाड बेंच, या कोड लिखना हो जैसे ह्यूमनावल प्लस लाइव कोड बेंच, या फिर सामान्य ज्ञान और तर्क के सवाल हों जैसे GPQA डायमंड। हाँ। इन सभी पर खासकर जो बड़ा वाला मॉडल है रिंग फ्लैश लिनियर 2.0, उसने अपने साइज के दूसरे जाने माने मॉडलों के मुकाबले जैसे QVen 3, GPT-OSS, Gemini 2.5 फ्लैश बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ तेज और सस्ते ही नहीं, स्मार्ट भी हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप AI को तेज और सस्ता बनाने के साथ साथ स्मार्ट भी रख सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो अगर हम सारी बातों का सार निकालें तो ये रिंग लीनियर मॉडल एक स्मार्ट हाइब्रिड तरीका अपनाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये लीनियर अटेंशन की स्पीड और कम मेमोरी की ज़रूरत को GQA, जो सॉफ्टमैक्स का एक बेहतर रूप है, उसकी सटीकता के साथ मिलाते हैं। सही। और नतीजा यह है कि AI लंबी जानकारी जैसे पूरी रिपोर्ट हो, घंटों की बातचीत हो या कोड का बड़ा हिस्सा हो, उसे बहुत तेज़ी से और कम खर्च में समझ सकता है। ये तेज़ हैं, चलाने में सस्ते हैं और मुश्किल कामों में भी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये लिंक टीम का काम दिखाता है कि सिर्फ बड़े से बड़ा मॉडल बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना, उसकी बनावट में होशियारी दिखाना और कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करना कितना जरूरी है। इससे AI की ताकत बढ़ती भी है और वो ज्यादा प्रैक्टिकल भी बनता है। और हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग और असल इस्तेमाल के बीच की जो खाई पाटी है ना, वो एडवांस ट्रेनिंग टेक्निक्स जैसे RL के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबक है। सही बात है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ। जैसे जैसे AI को और भी ज्यादा जानकारी संभालनी होगी, सोचिए पूरी विकिपीडिया, सारे कानूनी दस्तावेज या शायद किसी इंसान की पूरी जिंदगी की बातचीत। तो इस तरह की कुशल, तेज और कम लागत वाली तकनीकें कितनी जरूरी हो जाएंगी। बहुत ज्यादा। शायद यही तरीका है जिससे शक्तिशाली AI सभी के लिए सुलभ, एक्सेसिबल और लंबे समय तक चलने लायक, मतलब सस्टेनेबल बन पाएगा। भविष्य के AI शायद इसी तरह ज्यादा कुशल और कम खर्चीले होंगे। हाँ, लगता तो यही है। एफिशिएंसी पर फोकस बढ़ रहा है। वाकई इस पर सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।